फ्रेंड्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वृषण की संरचना। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वृषण और प्राथमिक लैंगिक जननांग, द्वितीय लैंगिक जननांगों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि वृषण क्या होता है, वृषण की हिस्टोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है और की संरचना है वो कैसी होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वृषण जो कि पिंक कलर की स्ट्रक्चर है और ये गोलाकार रचना के रूप में होती है। ओवल शेप यानी अंडाकार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वृषण की स्ट्रक्चर है वृषण है, और हमने देखा था कि जो वृषण है ये शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वृषण कोश का जो टेम्परेचर है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण व उनके परिपक्वन के लिए एक अनुकूलतम टेम्परेचर है। तो उस अनुकूलतम तापमान को प्राप्त करने के लिए वृषण शरीर से बाहर, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो यहां देखिए आपने ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है यहाँ पर कि ये एक वृषण कोश है। तो वृषण कोश के अंदर ये वृषण उपस्थित होता है। ठीक है, एक जोड़ी वृषण होते हैं वृषण कोश के अंदर। तो यहां हमने एक वृषण की स्थिति को दिखाया गया है कि जो वृषण है शरीर के बाहर होते हैं। तो एक चीज आप यहां और देखिए, जो वृषण कोश है, वृषण कोश उदर गुहा की भित्ति से टच होता है एक सक्रिय भाग द्वारा। ठीक है, सकरा भाग जो कि उदर गुहा, उदर और जो हमारे पैर होते हैं उनके बीच का नैरो भाग होता है, सकरा भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं इलिंगुअल कैनाल यानी कि वक्षण नाल। तो इस वक्षण नाल से ये नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। ठीक है, अब आप देखिए जो वृषण कोश है उसकी बाह्य भित्ति बिल्कुल लचीली होती है। ठीक है, पतली होती है और रोमिल होगी, जबकि इसकी जो अंतर भित्ति होती है ये इनर साइड की लेयर है। अंतर भित्ति जो होती है यहां पर मॉस्कुलर है, अर्थात यहां पर विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है, और इस पेशी को हम कह सकते हैं डार्टोस पेशी स्तर। इस डार्टोस पेशी स्तर जब शीत ऋतु का समय होता है तो वृषण को, क्योंकि एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जबकि इसको लगभग 37 से 2 से 3 डिग्री यानी कि लगभग 34-35 के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसके लिए ये डार्टोस पेशियों में संकुंचन होता है, जिसके कारण वृषण कोश सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर ये वक्षण नाल छोटी हो जाती है और ये सीधा सीधा कहां पर, उदर गुहा की भित्ति से टच हो जाता है। तो अनुकूलतम तापमान प्राप्त करने के लिए वृषण कोश शीत ऋतु के दौरान छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो वृषण है, यहां पर एक वृषण दिखाया हुआ है। वृषण कोश की भित्ति से एक तरफ से टच दिखाया हुआ है, एक प्रकार के रेशेदार संयोजी तंतुओं के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इस संयोजी तंतुओं का जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं गुबर्निकुलम। तो गुबर्निकुलम नामक संयोजी तंतुओं के द्वारा वृषण कोश की अंतर्भित्ति से टच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जबकि ऊपर की ओर देखें तो वक्षण नाल के अंदर उदर गुहा से नीचे की ओर जो वृषण लटके हुए रहते हैं, तो वहां पर जो सपोर्ट करने वाला जो एक तंतुओं का बना हुआ समूह होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस कॉर्डा, वृषण रज्जु। इस वृषण रज्जु के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं देखिए आप ध्यान से। वृषण रज्जु के अंदर रक्त वाहिनी जिसमें धमनी और सिराएं, और शुक्र वाहिनी इसके अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो वृषण रज्जु के अंदर रक्तवाहिनी अर्थात धमनी, सिराएं और शुक्र वाहिनी यहां पर उपस्थित होगी, जो कि ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो वृषण है, वृषण हमने यहां पर इस तरीका से दिखाया हुआ है। वृषण की स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो वृषण यहां पर देखो इस गोलाकार रचना के रूप में उपस्थित होता है, जिसकी लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई
लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और मोटाई जो होती है इसकी लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो ये गोलाकार रचना के रूप में होता है जो चारों ओर से 2 परतों के द्वारा घिरा हुआ है। कितनी परतों के द्वारा? 2 परतों के द्वारा ये घिरा हुआ होता है। हम परतों के बारे में देखें तो देखिए यहां पर कि ऊपरी जो परत है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्वोजीनिया, ये सबसे बाहर की परत होती है जो कि एक प्रकार का विसरल पेरिटोरियम स्तर होता है। ट्यूनिका वैजाइनलिस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं योनिका कंचुक, योनिका स्तर, जो कि एक विसरल पेरिटोरियम प्रकार का स्तर है जो बाहर की कवर का निर्माण करता है, कवच बनाता है, जबकि अंदर की ओर का जो स्तर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि श्वेत कंचुक के नाम से इसको जाना जाता है। ये संयोजी तंतुओं का बना होता है। किसका बना हुआ है? संयोजी तंतुओं का। तो ये जो संयोजी तंतु होते हैं जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर होते हैं, इनके तंतु वृषण के अंदर की ओर चले जाते हैं। वृषण के अंदर की ओर जाकर के, जैसे हमने यहां पर दिखाया कि ये इसके तंतु अंदर की ओर आया, यहां से इसका तंतु अंदर आया, यहां से इसका फाइबर अंदर की तरफ आया, ऐसे यहां पर। तो ये जो तंतु परिधि से केंद्र की ओर आते हैं और आकर के संपूर्ण वृषण को अंदर की तरफ से, संपूर्ण वृषण को छोटे छोटे लोब्यूल्स में के अंदर, पिंडकों के अंदर बांट देते हैं। तो एक वृषण के अंदर जो वृषण पिंडक है इनकी संख्या लगभग होती है 250 के आसपास होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? 250। ठीक है, कई बुक्स के अंदर 250 से 300 भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा हम यदि बात करें, क्लियरिटी यह होती है कि इसके अंदर 250 के आसपास होते हैं। तो ये जो संयोजी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जो संयोजी तंतु है जो वृषण के अंदर धंसते हैं जिससे पिंडकों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे तंतुओं को हम बोलते हैं वृषण पट्ट। क्या बोलते हैं इसको? वृषण पट्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो वृषण पट्ट संयोजी तंतु ट्यूनिका एल्बुजिनिया के वे तंतु होते हैं जो संपूर्ण वृषण को छोटे छोटे पिंडकों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपके आया। इसके बाद देखो, यदि हम इस एक वृषण पिंडक की स्ट्रक्चर देखें, कोई भी एक ये कोई भी एक की स्ट्रक्चर देखें, तो इस स्ट्रक्चर को ये समझाने के लिए हमने आपको अलग अलग डायग्राम बना रहे, वरना इसके अंदर एक के अंदर ही ये सेट होता है। तो एक पिंडक को हमने बाहर निकालकर समझाया है कि जिनकी संख्या 250 के आसपास है, तो प्रत्येक पिंडक, या हमने एक पिंडक की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 250 में से एक पिंडक की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक पिंडक के अंदर लगभग 1 से 3, जैसे यहां पर 1, 2 एंड 3, 1 से 3 विशिष्ट प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके हमें क्या नजर आ रहे हैं? गोलाकार सिरे। तो ये जो नलिकाएं होती है जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अर्थात शुक्रजनक नलिकाएं, या इनको हम बोलते हैं रेता नलिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं, या इनको हम बोलते हैं रेता नलिकाएं। ठीक है, जिनकी संख्या लगभग 1 से 3 होती है। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वृषण के अंदर रेता नलिकाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बताओगे? 250 ये, और प्रत्येक के अंदर 3, तो 250 मल्टीप्लाई 3 यानी 750 के आसपास इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अर्थात रेता नलिकाएं प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप देखिए जो ये 1 से 3 शुक्रजनक नलिका है, इनके बीच में ये स्पेस बना हुआ है, गैप। ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं कोशिकाओं के बीच का स्पेस, मींस इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसे बोलते हैं अंतराली अवकाश। ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, अंतराली अवकाश कहलाता है। इस अंतराली अवकाश के अंदर यदि देखें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो तंत्रिकाएं होती है, इसके अलावा इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी के अलावा इसमें विशिष्ट प्रकार की कुछ गोलाकार सेल्स आपको दिखाई दिए। ये इन गोलाकार सेल्स को हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इनको? लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अभी इनका हम फंक्शन देखेंगे।
तो आप पहले स्ट्रक्चर को पूरा करें। तो ये जो लैडिंग सेल्स होती है, ठीक, अब यदि हम एक रेता नलिका की बात करें तो इस रेता नलिका को हमने यहां खोलकर दिखाया हुआ है। तो प्रत्येक रेता नलिका चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरी हुई है। इस झिल्ली को बोलते हैं प्रोपिया स्तर, इसको बोलते हैं प्रोपिया स्तर या प्रोपिया कंचुक। ठीक है, तो ये इकेरा आवरण हुआ, जबकि इसके अंदर जनन उपकला कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। ये जो जनन उपकला कोशिकाओं का जो स्तर है, इन स्तर की कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिसकी फलस्वरूप क्या बनेंगे, स्पर्म अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहां देखिए आप, जनन उपकला स्तर की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ बड़े आकार की सेल्स आपको दिखाई दे रही है, स्तंभाकार कॉलम के समान, जैसे संपूर्ण दीवार पर एक कॉलम बना हुआ है, स्तंभाकार कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सरटोली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, सरटोली कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है, बनने वाले शुक्राणुओं का पोषण करना। ठीक है, अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सरटोली कोशिकाओं का और फंक्शन क्या होता है। तो यहां देखिए, हमने जो स्ट्रक्चर यहां पर बनाई हुई है समझाने के लिए, कि इसको मैंने बाहर निकाल के यहां दिखाया और इनकी एक स्ट्रक्चर को निकालकर हमने यहां पर समझाने की बात की है। तो यहां जो दिखाया, हमने देखा कि इस संपूर्ण वृषण के अंदर लगभग 250 पिंडक पाए जाते हैं, वृषण पिंडक पाए जाते हैं। यदि इसकी संरचना को देखें यहां पर, तो ये देखिए इसका एक सेक्शन दिखाया, जिसके अंदर ये बाहर का वृषण कोश है, वृषण कोश के अंदर ये वृषण होता है और वृषण के अंदर ये पिंडक पाए जाते हैं। ये सब के सब क्या है, पिंडक है, सेगमेंट्स है इसके। और इन प्रत्येक पिंडक के अंदर ये जो हमने झुर्रीदार जो सेल्स बनाई हुई है जाल के रूप में, ये यहाँ पर शुक्राणु जन नलिकाएं या रेता नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, शुक्राणु जनन जो रेता नलिका होती है, शुक्राणु जन कोशित नलिका होती है, ये आगे जाकर के एक विशेष जाल में यहाँ पर खुलती है। ठीक है, इस जाल को हम बोलते हैं वृषण जालक, रेटेड टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, वृषण जालक। अर्थात अब ये वृषण जालक क्या होता है, इसका मतलब रेता नलिकाओं के अंतिम से आपस में मिलकर के एक जालनुमा रचना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से निकलने वाली जो नलिकाएं होती हैं, जो शुक्राणुओं को आगे ले जाने का काम करती है, उनको बोलते हैं अपवाही नलिकाएं। और अपवाही नलिकाएं जो होती है, आगे जाकर के एक कुंडलित कॉर्डेट जो होती है, एक रचना होती है, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमस कह सकते हैं, अधिवृषण कह सकते हैं, इस अधिवृषण में खुलती है। ठीक है, और ये अधिवृषण का अंतिम भाग क्या कहलाता है, शुक्रवाहिनी। अधिवृषण की स्ट्रक्चर देखें तो मनुष्य के अंदर जो वृषण के ऊपर अधिवृषण होता है, एपिडिडाइमस होता है, उसकी लंबाई लगभग होती है 6 मीटर। कितनी होती है, 6 मीटर होती है, जिसे अपन चाहे तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ऊपर का भाग होता है, इसको बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमस। मध्य का जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं कार्पस एपिडिडाइमस। और जो नीचे का जो भाग होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस। तो इस तरीका से एपिडिडाइमस होता है। इनके हम फंक्शन देखेंगे कि एपिडिडाइमस का फंक्शन भी क्या है। अब हमने देखा था कि यहां पर ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जो इसको पोषण देती हैं, किनको, शुक्राणु को। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, लैडिंग कोशिकाओं का फंक्शन क्या है, वो आप ध्यान से समझें इस चीज को। देखिए, पीयूष जो ग्रंथि होती है, समझने की कोशिश करना है इसको ध्यान से। पीयूष ग्रंथि की 2 पालियां होती हैं, एक अग्रपाली और एक होती है पार्श्वपाली। ठीक है, अग्रपाली और पार्श्वपाली 2 होती है। पार्श्वपाली के द्वारा केवल 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जबकि अग्रपाली के द्वारा अधिकांश हार्मोन्स का स्रावन होता है।
तो ये जो अधिकांश हार्मोन है उनके अंदर एक विशेष हार्मोन आता है, इसका नाम है ICSH। कौन सा हार्मोन? ICSH। ICSH की फुल फॉर्म होती है इंटरस्टिशियल सेल एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात इसको हिंदी में बोल सकते हैं अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। लिख सकते हैं यहां पर हम अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। इसका मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है किसको? अंतराली कोशिकाओं को। अंतराली कोशिका कहां होती है? रेता नलिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है उन कोशिकाओं के अंदर, जैसे कि ये अंतराली कोशिका। इसका मतलब ये हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। इसका मतलब अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अर्थात ICSH हार्मोन के प्रेरण से अंतराली कोशिकाएं नर हार्मोन का स्रावन करती हैं। नर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कह सकते हैं। एंड्रोजन के अंदर विशेष हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है किसके प्रेरण से स्रावित हुआ? ICSH के प्रेरण से। किसने इसको सीक्रेट किया? अंतराली कोशिकाओं ने, लैडिंग कोशिकाओं ने। ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रही है? अब आप देखिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मोटिवेट करेगा किसको? शुक्राणु, या हम बोल सकते हैं जनन उपकला कोशिकाओं को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए प्रेरित करना। इसका मतलब जनन उपकला कोशिकाओं में जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो क्रिया किसके प्रेरण से होती है? टेस्टोस्टेरोन के प्रेरण से। टेस्टोस्टेरोन किन कोशिकाओं ने सीक्रेट किया? लैडिंग कोशिकाओं ने, अंतराली कोशिकाओं ने। किसके प्रेरण से किया? ICSH हार्मोन के प्रेरण से किया। ICSH का स्रावन किसने किया? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली ने। तो ये हार्मोन्स का सीक्वेंस है जिसने हमने देखा कि यहाँ पर ये हार्मोन स्रावित हुए जिसके द्वारा ये शुक्राणुओं का निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखते हैं ये जो सर्टोली कोशिकाएं, कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि वृषण के अंदर उपस्थित सर्टोली कोशिकाओं को नष्ट कर दें, इनएक्टिव हो जाएं, तो शरीर में कौन सी क्रियाएं प्रभावित होंगी? तो आप इस चीज को समझिए ध्यान से कि सर्टोली कोशिकाओं का क्या फंक्शन है। देखिए, सर्टोली कोशिकाएं का कार्य, फर्स्ट अपॉन कार्य हमने देखा था शुक्राणुओं का पोषण। शुक्राणुओं का पोषण करना, ठीक है। सेकंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है तो शुक्राणु जनन की क्रिया दो भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा शुक्र कायांतरण। यानी शुक्राणुओं का निर्माण सीधा ही नहीं होता, बल्कि शुक्राणुओं के निर्माण से पहले एक अचल गोलाकार रचना बनती है जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका। शुक्राणु पूर्व कोशिका निर्माण होने के बाद ये सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेकर के अपने शरीर में कुछ परिवर्तन लाती है, जिसके फलस्वरूप वो जो गोलाकार स्ट्रक्चर होती है वो एक नौकाकार गतिशील शुक्राणु में बदल जाती है। अतः स्पर्मेटिड का स्पर्म में चेंज होना वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण की जो क्रिया है, शुक्र कायांतरण की क्रिया कहां संपन्न होती है? सर्टोली कोशिकाओं के अंदर। तो यदि सर्टोली कोशिका नहीं होती, इनएक्टिव हो जाए, तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। थर्ड,
शुक्र सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एक निरोधक प्रोटीन का सिक्रेशन होता है और उस प्रोटीन का नाम है इन्हिबिन। ये प्रोटीन का मेन फंक्शन नाम से स्पष्ट है, निरोधक। निरोधक का मतलब किसी चीज का अवरुद्ध करने वाला, रोकने वाला। इसका मतलब जब शुक्राणु आवश्यकता से अधिक फॉर्मेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो आवश्यकता से अधिक शुक्राणुओं के निर्माण को रोकती है। ठीक है, फोर्थ देखिए अब नेक्स्ट, इसके द्वारा एक एएमएच का सीक्रेशन होता है। एएमएच की फुल फॉर्म होती है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है? इसका मतलब मुलेरियन हार्मोन के अपोजिट, विपरीत कार्य करने वाला। मुलेरियन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन है जो मादा के लक्षणों को प्रेरित करता है। अतः ये एक एएमएच का स्रावन करती है जो एंटी मुलेरियन है। इसका मतलब ये नर भ्रूण के अंदर मादा के लक्षणों के निर्माण को रोकता है। यदि ये नहीं होता तो नर भ्रूण में मादा के लक्षणों का निर्धारण भी होने लग जाता है। तो ये सर्टोली कोशिकाओं का मेन फंक्शन है जो हमने इसके अंदर देखा। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा कि टेस्टिस की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस ने किस, जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है वो किस हार्मोन के प्रेरण से होता है, शुक्राणु जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कौन सी कोशिकाएं उनका निर्माण करती हैं, शुक्राणु का पोषण कौन करती है, वो कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, कैसे आकार की होती है, वो सब हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा जो वृषण होते हैं वो वक्षण नाल के द्वारा शरीर से उदर गुहा से बाहर लटके हुए रहते हैं। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि वृषण का जो निर्माण होता है एम्ब्रियोनिसिस के अंदर, भ्रूणीय विकास के दौरान शरीर के अंदर अर्थात उदर गुहा में ही होता है, लेकिन जन्म से पहले, प्रसव से पहले लगभग 7वें महीने के अंदर ये उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर परमानेंट अंदर होते हैं, लेकिन रैबिट की जहां बात करें, रैबिट के अंदर वो उदर गुहा में ही होते हैं। जब रैबिट एडल्ट फेज में आता है तो वो उदर गुहा से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में इनकी सिचुएशन अलग अलग होती है। हमारे अंदर ये बाहर की ओर होते हैं क्योंकि इनको एक शुक्राणु के निर्माण और परिपक्वन के लिए एक अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है। इस अनुकूलतम तापमान को प्राप्त करने के लिए जो वृषण होते हैं शरीर के बाहर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वृषण शरीर से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोक्रीडिज्म, वृषण गोपकता, जिसके कारण नर स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, उस स्थिति में शरीर के अंदर का जो उच्च टेम्परेचर होता है वो वृषण को प्राप्त होता है और शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया। ठीक है, तो कई सारी सिचुएशन होती है। हमने अधिवृषण की बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम संपूर्ण नर जो जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र की स्ट्रक्चर और उस अधिवृषण से आगे की संरचना, जिसमें सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ध्यान से समझो। अगली वीडियो भी और आएगी, आप उसको भी